दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 58 नंबर का पार्ट जो कि पिछले बार पूछे गए थे क्वेश्चन एनटीपीसी के, वो हम सारे के सारे करवा रहे हैं। और इससे पहले 57 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप उनको क्रम से देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, चैनल पे आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको रेलवे एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वैकेंसी बढ़ेंगी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। और वैकेंसी बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक काम चलने वाला है नहीं। तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, वैकेंसी उनको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए प्रोटेस्ट भी चला था, आज आपने देखा होगा कि नंबर 1 पे भी रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, ये मेरी फोटो देख लीजिए यहाँ पर लगी है। और मैंने कई सारे ट्वीट करे हैं, कम से कम 6 से 7 ट्वीट मैंने खुद करे हैं। तो देख लो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में रही है। तो आज आप सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है, पक्का वैकेंसी बढ़ेंगे, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेलवे के सारे प्रीवियस मिलेंगे, चाहे ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सारे प्रीवियस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और आप लगातार देख भी रहे होंगे, हम सारे के सारे करवा रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी आपको। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको यकीन हो जाए इसलिए मैं दिखा देता हूं बीच में स्लाइड, ताकि आप लोग कहते हैं कि सर बता दिया करिए कौन सा पार्ट है क्या है। तो देख लो 10/1/2021 को पेपर कंडक्ट हुआ था और सुबह मीटिंग 10:30 से 12, दोपहर मीटिंग था 10:30 से 12 के बीच में हुआ था। एनटीपीसी का ही पेपर है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का इस पे लिखा है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है, तो उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार इससे भी पहले, लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ घुमा करके दिया था, लेकिन आंसर उसका राजकोषीय घाटा ही था। अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आप उस पर बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि दोबारा फिर रिपीट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टीसीएस इस बार भी पेपर करवाएगा तो टीसीएस ऐसा ही पैटर्न रखेगा इस बार, ठीक है। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारों की फसल भी है, क्या है, चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो ये है दोस्तों मक्का। मक्का क्या है, अर्धशुष्क जलवायु में उत्पन्न होती है और ये क्या करती है, खाद के लिए हमें मक्का मिल जाता है, लेकिन चारा भी मिलता है। चारा मतलब कि जानवरों के लिए भी खाना मिल जाता है मक्का से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? और ये मुझे अच्छे से याद है, ग्रुप डी का क्वेश्चन आया था। ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में जो हुआ था वैकेंसी वाला, ठीक है। यूएसएसआर की सहायता से लगाया गया था बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बोकारो स्टील प्लांट भारत की कौन से राज्य में स्थित है? देखते हैं आप में से कितने लोग तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट करना, जो भी आप बताने की कोशिश करना, जो भी आपको आ रहा है आप जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के आइकॉन मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो बजरंग पूनिया। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। क्यों पूछा गया था? क्योंकि देखो प्रथम भारतीय थे, तो प्रथम भारतीय जो होते हैं यानी कि प्रथम जिस पे लगा रहता है, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है, जो हमारे व्यूअर्स लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि हम ज़्यादातर वीडियो में यही बताते हैं कि जो सबसे पहले सर्वप्रथम या प्रथम वर्ड आता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के लिए, ठीक है। तो बजरंग पूनिया थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो ये उड़ान नाम की एक योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट, अब देखो, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात करिए। तो देखो हमें पता है कि माध्य बराबर होता है सारे पदों का योग और बटे में टोटल जितने पद हैं, यानी कि ये सबको प्लस प्लस करेंगे और नीचे कितने लोग जितने पद होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 से भाग दे देंगे, वही आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब सबको आप ऐड कर लो। पहले देखो मैं टोटल ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 19 11 30 और 30 10 40, 5 45 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 25, 45 25 हो जाएगा 50 60 70 70, और ये हो जाएगा 70 80 5 85, टोटल आ जाएगा ये 107। यानी कि टोटल ऐड करा हमने तो आ गया 107
प्लस का ये के भी तो है, तो इसको के को ऐड करेंगे। टोटल कितने नंबर हैं 10, तो लिखेंगे नीचे 10, और इनका माध्य कितना दिया है 11, तो आप लिखेंगे 11। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, तो 107 प्लस का के बराबर 110 हो जाएगा, क्योंकि जीरो इधर चला जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस का 7। आप बताओ 7 नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 107 है पूरा का पूरा, मैं इसको हटा देता हूँ, 107 लिखना है ये। ठीक है, अब देखो 110 में 107 हटाएंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा। तो बस सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू पूछा था और के की वैल्यू हमारी आ गई है 3, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकती है लेकिन उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ 90 से कम हो सकती है। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो ये 0 कब होगा, जब साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो आप बताओ साइन कॉस की वैल्यू सेम कब होती, तो आप कहेंगे साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पर 45 रख दो आप, 45 1/√2 होती है, और यहाँ पर cos की भी वैल्यू 1/√2 होती है, बराबर में 0 आएगा। भाई 1/√2 में 1/√2 हटा दोगे तो 0 ही तो आएगा, यहाँ पर देखो 0 ही आ रहा है। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया बिना सॉल्व करे कि यहाँ पर थीटा हमें जो रखना है वो 45 रखना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कह रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो चलिए रखते हैं साइन 45 की वैल्यू, ठीक है मैं लिख देता हूँ, साइन 45 का होल क्यूब और प्लस का कॉस 45 का होल क्यूब। ठीक है, अब अभी तक बताया हमने कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका क्यूब करेंगे, प्लस 1/√2 इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि 45 की वैल्यू दोनों में सेम होती है। तो इसका अगर क्यूब करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो ये √2 इंटू √2 3 बार लिखेंगे, तो √2 हो जाएगा 2, तो इसका मतलब आ जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 आ जाएगा, इतना आएगा। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 + 1 जब नीचे वाला सेम होता है, जैसे देखो 2√2 ये दोनों सेम है, तो ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मैं इसको आगे हटा करके लिख देता हूँ, चाहे तो चलिए मैं यहीं कर देता हूँ, 2 में हो जाएगा 2√2 इतना आ जाएगा। देखो भाई 1 1 2 हो जाएगा तो 2 आया, और ये नीचे का तो सेम ही है, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो दिया है 72/3 और ऐसे करके दिया है। तो हमने आपको बताया है कि जब ऐसे साइन आ जाते हैं तो हमेशा आपको पहले भाग वाला सॉल्व करना है, फिर गुणा, इसके बाद जोड़ और फिर घटाव सॉल्व करना है। तो देखो भाग वाले को इसको सॉल्व करो, तो 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 24 आएगा, क्योंकि 24 3 72 होता है। प्लस का 9 लिखा है, माइनस का 2, अब देखो 2 लिखा है, अब गुणा लगा है तो छोटा ब्रैकेट मिलता है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 9 और 2 1 कम 2 यानी कि माइनस का 2, और 24 9 हो जाएगा 33 माइनस का 2, तो 33 में से अगर आप 2 हटाएंगे तो क्या आएगा 31 यानी कि 31। तो देख लो आप, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, नीति आयोग पहले योजना आयोग था, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, अब अध्यक्ष पहले जो होते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं वो नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री ही होते हैं इसके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीईओ जो थे वो अमिताभ कांत थे पहले, ठीक है, लेकिन अब चेंज हो गए हैं, तो आपको बताना है नीति आयोग के सीईओ कौन है इस वक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था, यानी कि किस साल ये एजेंसी बनी थी, तो 1957 पे बनी थी, पहला करेक्ट आंसर है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप ढूंढोगे बुक में तो बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलेंगे, लेकिन ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर एक बार याद कर लिया करिए कि दोबारा कभी आपसे टकराएंगे तो पंगा नहीं ले पाएंगे, आप डायरेक्ट इनको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और नंबर भी लेकर के आएंगे। ठीक है, आप जानते होंगे इतनी भीड़ में अगर आप एक नंबर भी ज़्यादा लाते हैं ना तो कई सौ बच्चों को आप पीछे कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। तो आप बताओ कि ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, जो एक से कट रही हो या फिर स्वयं से। जैसे मान लो 5, तो 5 या तो एक से कटेगा, भाई एक कम करें 5 बार में, या तो 5 से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2 से बड़ी होना चाहिए अभाज्य संख्या और 30 से छोटी हो। तो कितनी है ये बताना है। तो देखो 2 नहीं लेना हमको क्योंकि 2 से बड़ा लेना है, तो 3 किसी से नहीं कटेगा, फिर 5, 7, 8, 9 कटेगा, 10 भी कटेगा, 11, फिर इसके बाद 13, और इसके बाद आएगा 17, 19, 23, 24, 25, 26 कटेगा, 27 भी, और एक आएगा 29 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल कितने हो जाएंगे 9। लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया था 27, जो कि पूरी तरह से अनर्थक है, गलत है। तो 27 नहीं होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था पहला, यानी कि 9। ठीक है, तो आप याद रखना, हमेशा जरूरी नहीं कि सही आंसर ही दिया हो, तो कुछ कुछ गलत भी हो जाते हैं, वो तो ऐसा हो जाता है, हर बार ही होता है। तो टोटल आप इनको लिख लो। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कहा जाए, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में, ये तो एनटीपीसी है लेकिन इसमें भी पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो अगर 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे 15, लेकिन 1 से 100 तक अगर पूछा जाए, मैं इसको 100 करता हूँ, 1 से 100 तक, तो आप कहेंगे टोटल 25। याद रखना आप, यानी कि 1 से 50 में 15 अभाज्य होती हैं और 51 से 50 में 10, तो टोटल मिला के तभी तो 25 हो जाती हैं। तो 1 से 50 तक में, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लाभ कितने कमीज के बराबर कमाता है, 5, और खरीदता कितने की है, 5 रुपए की, माफ कीजिएगा 20 रुपए की। तो यहाँ पर 20 रुपए नहीं है, मैं कमीजों को रुपए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 20 कमीज की खरीद के लाता है तो 5 की कमीज के बराबर उसको लाभ होता है। तो लाभ ऊपर और जितना उसने पैसा खर्च किया वो इतना, इंटू में आप 100 कर दो। तो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, मतलब 5 गुणे में 5 करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो महाराजा मेहताज चंद थे जिन्होंने अंग्रेजों की तरफदारी करी थी, उनका साथ दिया था। अगला है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1962 में। ठीक है, इसरो नाम आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला, तो हम डायरेक्ट कथन पे आते हैं और कथन को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है सभी वृक्ष वन हैं, तो हम जैसे जैसा बोला जा रहा है वैसे ही बनाएंगे। तो जब कभी सभी वर्ड आ जाता है तो 2 गोले बनते हैं, याद रखना है, 2 गोला एक उसके अंदर होता है, 2 गोले बनेंगे जब सभी वर्ड आएगा। तो जब सभी वृक्ष, यानी कि वृक्ष के साथ सभी लगा है, तो वृक्ष को मैं अंदर रखता हूँ, बी को वृक्ष मान लेता हूँ। वन है तो वन का मतलब हो जाएगा वी बाहर वाला। तो याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब कभी सभी वर्ड आ जाए तो सबसे पहले आपको 2 गोले बनाने हैं, 2 सर्कल, एक उसके अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा। तो जिसके साथ सभी जुड़ा हो, जैसे सभी वृक्ष, तो अंदर रखना, वृक्ष अंदर और वन बाहर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कोई वन बड़ा नहीं है। तो कोई वन बड़ा नहीं है, तो कोई वन जब कहा जा रहा है, कोई वन बड़ा नहीं है का मतलब वी वाले में टच नहीं होगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा को मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, बड़ा और बी भी सेम ना, इसलिए मैं बी डी लिख देता हूँ, बड़ा। ठीक है, ऐसे देखो। अब क्या कहता है हमारा निष्कर्ष, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। तो यानी कि कहना चाहता है कोई भी जो वृक्ष है, यानी कि बी वाला, इसमें टच नहीं हो रहा। तो बात तो सही है, ये वाला इसमें कहाँ टच हो रहा है, तो इसका मतलब पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी वृक्ष बड़े हैं, यानी कि कह रहा है कि सभी वृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं, यानी कि ये जो बी हैं सब बड़े हैं, इसके अंदर आ रहा है ये। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये अलग मैटर है, ये इसका अलग मैटर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल पहला ही सही है निष्कर्ष हमारा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम कहेंगे सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आगे बढ़े क्वेश्चन में। वीडियो में मजा आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए और लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी कर जाते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी ऐसे ही दमदार चलती रहेगी, ये मेरी गारंटी है, कोई भी कमी नहीं होने पाएगी, आपका सिलेक्शन तक साथ चलेंगे।
ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एक बार। देखो आगे क्वेश्चन है, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो उसको हम एरे बोलते हैं, ठीक है। ये होता है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कम से कम पूछ लिया जाता है। हमने पिछले वाले सेट में जरूर ये बात भी बोली थी, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिया जाएगा और उसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। जैसे उस बार आया था पीडीएफ का फुल फॉर्म, पी डी और एफ, ठीक है। अगर आप में से पिछले पार्ट देखे होंगे किसी ने, तो जो लगातार हमारे साथ फ्रेंड्स जुड़े होंगे, जो व्यूअर्स होंगे हमारे, उन्हें पता होगा पीडीएफ का फुल फॉर्म, क्योंकि हमने एक बार बताया भी है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़कर, यानी कि 21 जुलाई वाला दिन नहीं काउंट करना और 10 मार्च वाला काउंट नहीं करना, के बीच दिनों की संख्या कितनी होगी? तो इसको जरा ध्यान से देखो। पहले हम शुरू करते हैं 2003, क्योंकि 4 तो बाद में आएगा 2000, तो 21 जुलाई। तो आप बताओ, जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, तो जुलाई को अगर हम 21 छोड़ देंगे तो 21 से 30 तक 9 दिन वो हुए और 31 एक दिन ये हुआ, यानी कि जुलाई में हो गए हमारे 10 दिन। समझे आप? अब जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त में होते हैं 31 दिन, इसके बाद आते हैं सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और फिर दिसंबर भी 31 का होता है। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 2003 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मार्च की तरफ। तो देखो, जनवरी होती है 31 की, और फरवरी, क्योंकि 2004 है, 4 से कट रहे हैं लास्ट 2 डिजिट, तो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, तो जनवरी के बाद फरवरी में 29 दिन होंगे। और मार्च, मार्च में देखो, मार्च में कह रहा है कि 10 तारीख को काउंट नहीं करना, वरना अगर 10 को करते तो 10 दिन मार्च के हो जाते, तो मार्च में केवल 9 दिन मिलेंगे हमको। समझ गए होंगे आप? अब आगे देखो, इन सबको आप जोड़ लो, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, 30 30 30 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सबको, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी कि 180 हो गया। अब एक एक इनसे निकाल लो, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और 2, 232 आ जाएगा। मैंने उसको हटा कर लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो टोटल यही आएगा 232, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। आप सबको जोड़ लेना, यही आएगा, ठीक है। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट ऐसा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ये एक सीरीज दे के रखी है, तो हम डायरेक्ट सीरीज पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 10 से 18 हो जाता है, 18 से 28, तो आप बताओ 10 से 18 होने में कितना जोड़ा गया होगा? प्लस का 8, और 18 से 28 में कितना जोड़ा गया होगा? प्लस का 10। तो आप अपने उसमें बताओ कि आगे क्या होना चाहिए, तो 2 2 बढ़ा के जोड़ रहे हैं, तो इसमें 10 जोड़ा, तो अब की बार क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे, तो बस 28 जो लिखा है उसमें, ये 28 लिखा हुआ है, 28 लिखा है, इसमें आप 12 जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 2 1 3 और 1 हासिल 4, यानी कि 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा वाला। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो, ये कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है, देखकर ही लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित का मतलब है कि ये जो कलर वाला पार्ट है, इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो इसमें जरा आप दिमाग लगाओगे ना, तुरंत आप खुद ही कर लोगे। जैसे देखो, यहाँ पर ये अगर सर्किल छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ये सर्किल, ये सर्किल, ये पार्ट अगर हम काट लाएं व्हाइट वाला, तो एक हमारा पूरा सर्किल बन जाएगा, सर्किल ही तो बन जाएगा, ऐसे करके कंप्लीट करके। ये, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर की, तो ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर की। तो ये पूरा सर्कल निकालेंगे तो क्या बचेगा? ये और ये बचेगा। तो डायरेक्ट हम इसका इसका तो नहीं निकाल पाएंगे, तो ये पूरे एरिया का आप निकाल लो, ये क्षेत्रफल, और ये सर्किल वाला हटा दो आप। तो एरिया का मतलब देखो, टोटल लंबाई 15, चौड़ाई है 8, तो हमें पता है आयत बन रहा है, ये लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू में B। लंबाई दिया है 15 और ब्रेथ दिया है इसकी 8, तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। तो टोटल एरिया 120 आ गया, लेकिन हमें अभी ये वाला हटाना भी तो है, व्हाइट वाला पार्ट। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22 बटे में 7 और आर स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 120 में से 22 गुणे में 9 और बटे में 7 आप कर दीजिए इसको। तो मैं यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जगह कम पड़ रही है, तो सॉल्व करूंगा। मैं इसको हटाकर आगे लिख देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे स्लाइड पे लिख देता हूँ, ठीक है। आगे देखो,
तो इसको मैं थोड़ा और इधर करता हूँ। तो हमने लिखा था यहाँ पर 120 माइनस का 22 गुणे में 9 और बटे में 7, ठीक है। तो 7 गुणे 12 करेंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ये 840 माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक हो जाएगा 19, 198 बटे में आएगा 7। तो 40 अब 0 में से 8 गया तो 10 में से 8 मानेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर देखो 3, तो 3 क्या 13 में से 9 गया तो 4 आएगा। यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में नीचे क्या आ जाएगा 7, यानी कि 642 बटे 7 और स्क्वायर निकालना है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 642 बटे 7। तो देख लो ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा ये वाला। तो देखा कितना आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया इसको। तो बस दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप छोड़ना नहीं, उसको तोड़ के रख देना आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप जरूर इसको फोड़ डालोगे। आगे देखो क्वेश्चन में। नेक्स्ट, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की है? तो देखो देवकी नंदन खत्री ने की है। और लगातार ये देखा गया है कुछ, जैसे पिछली बार मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचना के बारे में पूछ लिया था, तो एक दो रचनाएं ऐसी पूछी जा रही हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि हिंदी का है तो एक पूछ लिया, तो हिंदी नहीं होता, ये कुछ जीके के क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इसलिए इनको पूछ लिया गया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अब कभी भी आप क्या पढ़ने बैठ जाओ आप पूरी हिंदी याद करो रचना, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। लेकिन जो ये मिल रही है पेपर में इनको जरूर आप याद कर लो, कि अगर दोबारा कभी रिपीट हो तो आप ये मत सोचना कि ये हमने पढ़ा नहीं है। तो इनको चाहो तो आप नोट डाउन भी कर लिया करो, 2 4 10 क्वेश्चन ही होंगे एक सेट में ऐसे जो आपको याद करने पड़ेंगे। आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? तो ये रूस ने डेवलप करा है, तो ऑप्शन इसका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये लिखा हुआ है किसी कूट भाषा में वर्बल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मॉडर्न को हम क्या लिखेंगे? तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वर्बल को ये लिखा कैसे गया है। तो देखो दोस्तों ध्यान से अगर हम देखेंगे तो जो वर्बल लिखा हुआ है आपको समझने के लिए ABCD भी लिख दिया उल्टा करके, ठीक है। अब देखो वी लिखा है, वी को लिख दिया है ई, तो आप देखो वी कहाँ पर लिखा है, तो वी लिखा है ये और ई लिखा है ये, यानी कि इसका उल्टा लिख दिया गया है, वी का अपोजिट। ई का वी लिखा गया तो उल्टा तो हो ही जाएगा। लास्ट वाला मैच कर लो, एल का ओ होता है तो देखो एल का ओ लिख दिया गया है। समझ में आ गया, इसका मतलब उल्टा लिखा गया है। तो मॉडर्न को हम कैसे लिखेंगे? तो पहले लिख देता हूँ मॉडर्न, MODERN, ठीक है। एम का उल्टा कहाँ है आप देख के बताओ, तो एम का उल्टा एन होता है तो इसका मतलब एन आएगा। ओ का उल्टा क्या हो जाएगा? तो एल हो जाएगा। इसके बाद डी का उल्टा डब्ल्यू, तो यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू। ई का क्या है? तो ई का है वी, तो हो जाएगा वी। आर कहाँ पर लिखा है? आर का आई, तो हो जाएगा आई। और एन है तो एन का एम हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। आप मैच कर लो, तो NLW, तो NLW, VIM, तो VIM मिल रहा है। समझ गए होंगे। तो बस ऐसे ही करना, जब कभी आपको समझ में ना आए तो आप पहले से ABCD लिख के रख लो, वो बहुत काम आती हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके अंकित मूल्य यानी कि लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। यानी कि वो कोई चीज अगर खरीदता है तो 25% बढ़ा के रेट डालता है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट भी देता है। एक सूट भर का कपड़ा 2750 में उसने बेचा है, तो दुकानदार को कितना लाभ होगा? ठीक है भाई, तो पहले देखो मान लेते हैं कि 100 रुपए की चीज खरीदा होगा, उसने बढ़ाया 25%, तो 100 का 25% यानी कि 25 रुपए बढ़ा के रेट डाला होगा, तो 100 तो पहले से रहा होगा, तो उसने 125 रेट कर दिया होगा। अब जो 125 रुपए रेट लिखा है उसने, उसमें 12% की छूट भी देता है, यानी कि 125 का 12% अगर आप निकालेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 कम 4 3, यानी कि 3 पचे 15, तो 15 रुपए की वो छूट दे देता है। तो आप बताओ 125 में अगर 15 उसने कम कर दिए तो 110 रुपए की ही तो बेचेगा भाई। 15% डिस्काउंट जब देगा, 12% डिस्काउंट देगा तो 15 रुपए कम करेगा, तो 110 रुपए की बेचेगा। तो नॉर्मल तरीके से वो 100 की लाता है, वो 110 की बेच डालता है, ये तो कहेंगे। अब देखो, अब 2750 में कोई चीज को उसने बेचा है, अब 2750 में बेचा है, हमारे हिसाब से कितने में बेचता है? 110 में। तो देखो 110 की वैल्यू है 2750, ठीक है। और हमें बताना कितनी? 100 की, क्योंकि 100 रुपए खरीदता है, तो 0 से 0 आप काट दो, एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, एक की वैल्यू 25,
100 की वैल्यू आप बताओ कितनी हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 से गुणा, तो यहाँ पर भी 100 से गुणा तो 2500। तो इसका मतलब वो खरीद के लाया रहा होगा 2500 रुपए की और बेच दिया 2750 की, तो कितना उसको एक्स्ट्रा मिला होगा। तो मैं इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ, 2750 की बेचा है और उसने अपनी कीमत निकाल ली 2500 रुपए। तो आप बताओ कितना बचेगा, ये बचेगा 25 दो 27 यानी कि 250 रुपए बचेगा। तो 250 उसको लाभ मिलेगा। तो वही ऑप्शन नंबर चौथे में लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को घुमाया था और कुछ नहीं किया था उसने। ठीक है, आपको भी वैसे घुमा घुमा के बना देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्याय ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये संप्रू समिति करी गई थी। तो हम में से बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अब आप याद रख लो कि दोबारा कभी क्वेश्चन आएगा तो संप्रू समिति को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम यूएसपी पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, ये बताना है। तो इसमें जरा ट्रिक से आप ध्यान दो कि 2 से लेकर के 281 तक, लेकिन कैसे सम? तो 281 तो सम नहीं होगा ना, 280 तक सम होगा। तो देखो 2 आएगा, फिर इसके बाद सम आएगा, अगला 4 आएगा और 6 आएगा, ऐसे करके आता जाएगा और लास्ट जो आएगा वो आएगा 280, क्योंकि 281 होगा नहीं, हमें सम तक जाना है। अब देखो यहाँ से टोटल कितने पद हो जाएंगे। तो जब आपको पता करना हो तो लास्ट वाला जो पद लिखा होता है 280, उसको आप आधा कर दिया करो, क्योंकि सम होंगे, विषम हमने छोड़ दिए। तो टोटल 2 से लेके 280 वाले, तो सम विषम जोड़ेंगे तो 1 से शुरू करके 280 पद होंगे। तो आधे सम आधे विषम, इसलिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखो ये कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8 यानी कि 140। तो टोटल पदों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 140। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हटा करके 140 n की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए आप? अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, श्रेणी समांतर श्रेणी वाला, n/2 और a प्लस एल। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। n कितना है, 140 बटे में 2 करना है आपको। a मतलब पहला टर्म यानी कि 2 और l मतलब कि लास्ट टर्म यानी कि 280 हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे 2 से तो 70 आएगा, बराबर में 70 गुणे में ये 280 प्लस 2 यानी कि 282 हो जाएगा। तो बस इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा, जीरो लगा दीजिए पहले, जीरो है, 7 दूनी 14 यानी कि 4, 7 8 56 और इतना कितना आ जाएगा, 56 एक हो जाएगा 57, 5 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 5 19 हो जाएगा, यानी कि 19740 आएगा। तो कहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूला जो दोस्तों मैंने बताया है ये आप जरूर याद रखा करो, इसलिए मैं पूरा लिख कर बताता हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो देखो पुस्तक भी पूछ लिया जाता है, तो जेके कुमारप्पा हैं, इसके ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? तो ये करी थी पीसी महालनोबिस ने, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है मुझे याद है, और एनटीपीसी का ही रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पहले से इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ रेलवे पेपर का। 2016 में जब हुआ था पेपर, तब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, क्योंकि पहले के जो मैंने प्रैक्टिस सेट करे थे तो उसमें ये क्वेश्चन मिला हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। तो देखो रिपीट होकर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती कि कब का रिपीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन जो भी होता है दोस्तों, वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ही है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 30 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है एडिटिंग में, और अभी इतना अच्छा तो सुविधा नहीं है कि नेट अच्छा हो, वाईफाई हो ताकि अपलोड कर सकें। तो डेटा थोड़ा ही मिलता है मोबाइल पे, उसी से हमारा काम चल रहा है और आपके लिए हम
जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि कंटेंट प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आगे वाले पार्ट देखने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। डायरेक्ट जिस वीडियो को आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उसी में क्लिक करिएगा। अगला पार्ट के नाम से होगा, अगला पार्ट लिखा होगा, उसके आगे लिंक होगी, उस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो में कहीं नहीं जाना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप रेलवे के इंटरव्यू देखना चाहते हैं कि कौन सी तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें, फिर ज्वाइन करेंगे आपकी सैलरी क्या होगी, क्या कुछ होगा, तो रेलवे की इंटरव्यू हमने वहाँ जाकर लिए हैं, ग्राउंड पे क्या काम करते हैं वो लोग, तो वो भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा रेलवे इंटरव्यू, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप में से बहुत से दोस्त जो होंगे वो साथ में ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे होंगे, एएलपी टेक्नीशियन की, तो सबकी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लेना, तो रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और रेलवे इंटरव्यू के नाम से भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही मैथ की अगर कंप्लीट चैप्टर आप देखना चाहते हैं वीडियोस, तो भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, रेलवे गणित या फिर गणित वीडियोस के नाम से, तो उस पर सारे पार्ट्स गणित के देख सकते हैं। तो बेसिक से हमने एकदम उठाया है और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आप पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, सारे पार्ट देखते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहूँगा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कि मान लीजिए ये कोई पार्ट देख रहे हैं, 57-58 जो भी पार्ट होगा ये वाला जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप शुरू से देखते हैं सारे पार्ट, 1 पार्ट से आप स्टार्ट करिए और डेली 2, 4, 5 जितना भी आपके पास टाइम हो उतने पार्ट देखिए, क्रम से देखिए। लेकिन तो क्रम से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे जीएस जीके के, और नए नए फंडा भी आपको पता चलेंगे, नए नए फार्मूले भी पता चलेंगे, ट्रिक्स पता चलेंगी। तो आप एक से शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो हालांकि आप चाहें जो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी मदद के लिए बोला है। तो पार्ट 1 से आप शुरू करिए, लास्ट तक जितने भी पार्ट्स हम करवा चुके हैं उनको आप देखिए, ठीक है। तो अगर शुरू से देखना चाहते हैं पार्ट को, तो प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर क्रम से हमने सारे पार्ट लगा दिए हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन कहना है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इस छोटे से चैनल को अपना प्यार और सहयोग देने के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप कंप्लीट वीडियो को देख सकें। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप में से जितने लोगों ने कमेंट करा है उन सब का मैंने रिप्लाई दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।